हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब इन तीनों की मैं आप लोगों के लिए आज के इस लेक्चर में अनुनादी संरचना को बताऊंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बताऊंगा। ठीक है ना। क्या आप लोगों को पता है इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था कि प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन, प्यूरिन, ये जितनी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये सभी कौन होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। तो अगर ये एरोमेटिक होते हैं तो कॉमन सी बात है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में प्रोल, फ्यूरेन तथा थायोफिन, इन तीनों की मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है ना। फिर इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट बताऊंगा कि किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और किसकी रेजोनेटिंग सबसे कम मतलब सबसे कम स्टेबल होती है। मतलब किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होती है और क्यों। क्योंकि आप लोगों को पता, देखो क्यों का रीजन तो हम हमेशा हर लेक्चर में साथ लेकर चल रहे हैं। अगर किसी भी चीज को अगर हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे कारण, रीजन जरूर रखेंगे। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रोल, फ्यूरेन तथा थायोफिन। इन तीनों की मैं आप लोगों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है ना। एक बार इन तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के बाद फिर इनकी तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर हम डिस्कशन करेंगे। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों पर हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी? प्रोल की। प्रोल को समझाने के बाद फिर फ्यूरेन, फिर फ्यूरेन के बाद थायोफिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। जैसे इनकी तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा, फिर उसके बाद तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। मतलब किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होती है। तो चलो करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं प्रोल की अनुनादी संरचना। प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे सबसे पहले। प्रोल की अनुनादी संरचना, प्रोल की अनुनादी संरचना मतलब प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। देखते चलना, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, कि प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरीका से बनाते हैं। देखो भाई, देखते चलना, ये कौन है? आप लोगों का प्रोल है। ठीक है ना। नाइट्रोजन एटम लिख दिया। नाइट्रोजन एटम की आपको पता है कितनी वैलेंसी होती है? 3 वैलेंसी होती है और एक नाइट्रोजन के पास कौन होता है? लोन पेयर होता है। चलो ठीक है, ये दो बॉन्ड यहां पर शो कर दिए। मतलब ये कौन की स्ट्रक्चर हो गई? आप लोगों की प्रोल की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो, यहां पर प्रोल की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और एक लोन पेयर का मतलब समझिए आप लोग कि ये जहां पर भी जाएगा वहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्रोल होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उस एरोमेटिक के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी काउंट होते हैं। क्योंकि आपको पता है प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 4 और 2, 6। ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, अगर ये लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मतलब इसकी वजह से अगर प्रोल एरोमेटिक है तो कॉमन सी बात है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा? पार्टिसिपेट होगा, मतलब भाग लेगा। तो देखो, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर पहुंचा देता हूं। ठीक है ना। मतलब ये लोन पेयर अगर यहां पर शिफ्ट होता है तो आप लोगों को पता है ये वाला बॉन्ड कहां से टूट जाएगा? यहां से। तो गौर से देखना, यहां पर नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लोन पेयर आप लोगों को यहां पर किसका फॉर्मेशन कर लेगा? बॉन्ड का। क्योंकि हम जानते हैं एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे पास आ जाएंगे? इस वाले कार्बन पर। ठीक है ना। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब देखते चलो, नेगेटिव पूरी रिंग के अंदर घूमता चलेगा। ध्यान से समझते चलना। एक बार तो आपको लिखते वक्त समझा दूंगा और एक बार कंप्लीट हो जाएगी जब एक बार और समझा दूंगा, जिससे कि टॉपिक हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं पॉजिटिव, यहां पर कर दिया मैंने डबल बॉन्ड जनरेट, यहां पर मैंने क्या लिख दिया? नेगेटिव चार्ज। इससे मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है ना। अब आपको पता है इस नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जहां जहां पर जाएगा वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये यहां पर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ठीक है ना। तो अगली कंडीशन है जो आप लोगों की ये बन जाएगी। अगली कंडीशन होगी वो आप लोगों की ये बनेगी। देखते चलो आप लोग, अगली कंडीशन प्रोल के अंदर इस तरीका से बनेगी। देखो, ये लिख दिया मैंने नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, ये H लिख दिया मैंने, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया। ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, यहां पर ये डबल बॉन्ड हो गया और ये यहां पर कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ठीक है ना। तो अब कंडीशन कौन सी बन जाएगी? एक एक स्टेप को देखते चलना, सारा बिल्कुल सारी चीजें कॉन्सेप्ट से हो रही है। इधर देखिए, यहां पर मैंने लिख दिया NH। ठीक है ना। यहां पर मैंने कौन सा चार्ज लिख दिया? पॉजिटिव चार्ज। और आप बताए इस वाले नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो गए? यहां पर। तो कॉमन सी बात है, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पर आपको पता वो पहले से कुछ नहीं किया। यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको पता है यहां पर शिफ्ट होंगे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से टूट जाएंगे। ठीक है ना। तो अगली कंडीशन आप लोगों की ये बन जाएगी। देखो, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ये बनेगी, ये लो नाइट्रोजन। ठीक है ना। H,
यहां पर ये डबल बॉन्ड ये कर दिया मैंने, इस पर प्लस लिख दिया, ठीक है ना। ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, यहां पर, तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस वाले के किसके पास आ गए, इस कार्बन के पास में, ठीक है ना। तो देखो इस वाले के क्या होंगे, ये वाले तो यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको पता नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, नाइट्रोजन के पास में, और वापस से वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब वही आप लोगों की प्रोल की रिंग बन गई, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार और समझा देता हूं इसको, ठीक है ना। बोर्ड की तरफ देखते रहना आप, तो बस ये लो, ये वापस से आप लोगों को कौन बन गया, प्रोल बन गया। एक बार फिर देख लेना भैया, पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पर बना के रखना, क्योंकि अगर आप लोगों के प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम किसकी होगी, फ्यूरेन की होगी, और यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी होगी, थायोपीन की होगी। सिर्फ एटम चेंज होगा, जैसे कि यहां पर नाइट्रोजन है और उनमें ऑक्सीजन और सल्फर आ जाएगा, बाकी बिल्कुल डिट्टो, जिस तरीका से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें तोड़ रखे उसी तरीका से उसमें टूटेंगे। बस अंतर इतना होगा कि यहां पर नाइट्रोजन है, फ्यूरेन में ऑक्सीजन आ जाएगा, थायोपीन में सल्फर आ जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। बाकी के सारे स्टेप बिल्कुल डिट्टो होंगे, जैसे कि अभी आप इसको समझाने के बाद जैसे मैं फ्यूरेन की और थायोपीन की समझाऊंगा, तब आप लोग देख लेना, बिल्कुल डिट्टो सेम रहे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चेंज होगा तो सिर्फ ओनली हेटेरोएटम चेंज होगा, जैसे कि प्रोल में कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, फ्यूरेन में कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, थायोपीन में कौन होता है, सल्फर होता है, ठीक है ना। बाकी के बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। लास्ट में इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे कि आप लोग इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को प्रोल की को बता रहा हूं दोबारा से, पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पर बनाकर रखना, एक बार में फिट हो जाएगी। देखो आपको पता हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी बना रहे हैं, प्रोल की। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन 3 वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अरे यार यहां पर कील हो गई और कील में इतना जोर का दर्द हो रहा है, क्या करें भाई, दर्द सहन करना पड़ता है, ठीक है ना। खैर छोड़ा, आप तो इधर देखो, देखो सुनो मेरी बात, ये कौन है आप लोगों की, प्रोल की रिंग है। आप लोगों को पता नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग लेगा, क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन, ये जो अपना प्रोल की रिंग होती है वो कौन होती है, एरोमेटिक। अरे भैया जब इसकी एरोमेटिसिटी हमने काउंट की थी तो हमने यही तो बोला था कि ये हक्कर रूल को फॉलो करता है, और हक्कर रूल के अकॉर्डिंग इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि देखो 2 4 6, ठीक है। इसका मतलब एरोमेटिसिटी में आपका लोन पेयर भी काउंट हो रहा है। तो एक बात बताओ, अगर एरोमेटिसिटी में लोन पेयर काउंट हो रहा है तो बिल्कुल रेजोनेंस में भाग लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका मेन गुण क्या होता है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, तभी तो एरोमेटिक कंपाउंड और सभी कंपाउंडों की कंपेयर में कौन होते हैं, स्टेबल। भाई जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं सभी कंपाउंडों की कंपेयर में स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जितनी ज्यादा शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तभी तो हम बोलते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, स्टेबिलिटी के। मतलब जो अनुनादी संरचनाएं होती है वो इस टाइप के क्या होती है, समानुपाती। जिसकी जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आगे बात सही है। चलो अब इधर देखिए, देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर चला जाएगा। आप लोगों को पता है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और एक लोन पेयर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो कॉमन सी बात है, लोन पेयर जहां जहां पर जाएगा वहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर शिफ्ट होता है, तो देखो यहां पर तो डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर चुका है, तो कॉमन सी बात है नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन तो यहां पर शिफ्ट हो गए, और नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। 4 तो वो पहले से कर रहा, अब वैलेंसी कितनी हो गई, 5। आप लोग जानते हो कार्बन की कभी 5 वैलेंसी नहीं होती। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां से क्या होता है, टूट जाता है, और इस वाले बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट हो जाते हैं, इस कार्बन के पास शिफ्ट हो। तो कॉमन सी बात है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट कर किसके पास में चले गए, इस कार्बन के पास में। तो कॉमन सी बात है, इस पर नेगेटिव चार्ज ही तो होगा। अब एक बात होता है, उसने इस बॉन्ड को तोड़ा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन, भाई इस नेगेटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही तो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो बॉन्ड ही तो टूटा है आप लोगों का। अब ये नेगेटिव चार्ज जहां जहां पर जाएगा वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा देखते चलो। देखो इस वाले बॉन्ड के लिए, मतलब इस नेगेटिव चार्ज यहां पर रेजोनेंस करेगा, तो आप लोग पता है यहां पर तो ये बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ये बॉन्ड यहां से टूटकर इस कार्बन के पास आ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस तरीके से घूमता चलेगा। देखो अभी नेगेटिव चार्ज कहां पर आ गया, यहां पर, तो यहां पर ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। जैसे ही यहां पर आएगा तो नाइट्रोजन की कितनी बैलेंस हो जाएगी, 5। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम
कितनी वैलेंसी कर सकता है? 4। नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी नहीं करता। इमरजेंसी कंडीशन में वैसे तो कॉमन तो नाइट्रोजन की 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो वो मैक्सिमम केस में नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी कर सकता है? 4। ध्यान में रखना, नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी नहीं करता। और 5 वैलेंसी कैसे करेगा, इतना दिमाग तो आप लोग भी लगा सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर की एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो 3 से 4 बॉन्ड कर सकता है। अब वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर चुका तो नाइट्रोजन की पॉसिबिलिटी पूरी खत्म हो गई। तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कैसे बना सकता है? ठीक है ना। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता नहीं, इसीलिए ये बॉन्ड यहां से टूटकर किसके पास में आ जाएंगे? इस कार्बन के पास में शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये नेगेटिव वाला तो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, इस वाला बॉन्ड में टूट के इलेक्ट्रॉन किसके पास में चले गए? इस कार्बन वाले इस कार्बन के पास चले गए। फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो इस नेगेटिव यहां पर फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो देखो यहां पर किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर किसके पास में आ गए? इस कार्बन के पास में। ठीक है ना। फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो देखो ये कहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा? यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब सुनो मेरी बात, जैसे लास्ट स्टेप होगा आप लोगों का, तो आप लोग जानते हो नाइट्रोजन एक विद्युत ऋणी तत्व होता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने पास पॉजिटिव पसंद नहीं करते। इसका मतलब यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन क्या कर लेगा? तोड़ लेगा और वापस से किसकी रिंग बना देगा? प्रोल की रिंग बना देगा। तो गौर से देखो यहां पर प्रोल की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। और आप लोगों को क्या काम करना है कि रफ कॉपी में बिगर देके इनकी सबकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को सबका अभ्यास करना है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? बिल्कुल। एक बात तो पहले बढ़िया तरीका से समझ लो, बोर्ड पे समझ लो, नोट्स में समझ लो, उसके बाद बिगर देके करने की कोशिश करना। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप बिगर देके करोगे तभी जाके एग्जाम में लिख पाओगे। ध्यान रखना, एक भी स्टेप उल्टा सीधा कर दिया, नेगेटिव लोन पेयर उल्टा सीधा कहीं पर हुआ तो पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों को गलत हो जाएगी। इसलिए पहले तो मैं यहां पर बता रहा हूं तो बढ़िया तरीका से समझ लो। यहां पर समझने के बाद फिर नोट्सों को देखो गहराई से कि यार इसमें किस तरीका से बना रखे, उसको समझने के बाद फिर रफ कॉपी और पेन लो, बिगर देके इसको बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल किसी भी चीज के मतलब बिगड़ देकर बनाने की कोशिश करो। अगर आप लोगों ने बिगड़ देकर बिल्कुल सही बना दी तो सीख गए आप लोग। ठीक है ना। अगर गलती करे तो देखो भाई आप लोगों ने कहां पर गलती करी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, और इसकी पहचान क्या है कि आप लोग सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ध्यान में रखना, अगर आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 से कम बन गई या 6 से ज्यादा बन गई तो समझ जाना आपने गलत कर दिया। प्रोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी या फ्यूरेन थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अगर 6 से ज्यादा हो जाती है, 6 से कम हो जाते हैं तो समझ जाना आप लोगों ने गलत कर दिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 6 से कम नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। 6 देख सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है? 6। पूरी आप लोगों के लिए समझा दी है। अब ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैंने किसकी बता दी? प्रोल की। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की किसका डिस्कशन करेंगे? फ्यूरेन का। तो कुछ भी नहीं, बस यहां पर कौन आ जाएगा? आप लोगों का ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है ना। यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा और मैं इसी के अंदर बना दूंगा। कैसे? अरे मुझे क्या करना है, मुझे ये मिटाना है, इसकी जगह पर ऑक्सीजन ही तो लिखना है। भाई मैं आप लोगों को यही तो सिखाना चाहता हूं कि जो प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सीख गया वो फ्यूरेन की को भी सीख गया, वो थायोफिन की को भी सीख गया। जैसे कि अभी मैं इससे किसकी बनाऊंगा? फ्यूरेन की बनाऊंगा। तो मैं कुछ भी इसको पूरे को नहीं मिटा दूंगा, मैं यहां पर सिर्फ ओनली ऑक्सीजन लिखूंगा। बस ऑक्सीजन लिखते ही ये स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? फ्यूरेन की हो जाएगी। इससे आप लोगों की एक चीज तो समझ में आ गई कि फ्यूरेन की स्ट्रक्चर, प्रोल की स्ट्रक्चर वही फ्यूरेन की है, बस हेटेरोएटम चेंज होगा। उसका नाइट्रोजन होता है, उसका ऑक्सीजन होता है, और यही किसकी होगी? थायोफिन की होगी। वहां पर सल्फर लिख दूंगा मैं आप लोगों के लिए। पहले तो ये बात होता है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। और यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि अभी इसका आगे जाकर मैं एनालिसिस करूंगा, इसलिए दिमाग में एक चीज फिक्स करके रखना अभी से ही कि यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से समझते चलना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब प्रोल की शो की है तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। अभी इस चीज को बिल्कुल दिमाग में डाल के रखो, क्योंकि अभी जब तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दूंगा उसके बाद इनका क्या करूंगा? एनालिसिस। तो एनालिसिस करते वक्त मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दिमाग में ये चीज डाल के रखना कि जब हमने प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो की थी तब नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, इतनी डाल के रखो, बाकी का तो पता लग जाएगा कि हम इसके रेस्पेक्ट में हम कहां पर इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल में तो इतना ही मतलब रखो आप लोग।
लोग कि जो पेरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, और 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज है? प्लस, जिसका आगे जाकर हम क्या करेंगे? एनालिसिस। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम डिस्कशन करते हैं किसकी? फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखो यहां पर हेडिंग डाल दी है बस, फ्यूरेन की अनुनादी संरचना। यहां पर मुझे हेडिंग डालनी है फ्यूरेन की अनुनादी संरचना, फ्यूरेन की अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फ्यूरेन की अनुनादी संरचना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो ये लो, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ऑक्सीजन लिखा है यहां पर। ये लो, ये हो गया आप लोगों का फ्यूरेन। ये क्यों हो गया आप लोगों का? फ्यूरेन हो गया। ये लो, इसका मतलब जो पेरोल की को सीख गया वो फ्यूरेन की को भी सीख गया, वो थायोफिन की को भी सीख गया। एक पंथ और 3 काज, मुहावरा तो क्या होता है? एक पंथ 2 काज, लेकिन यहां पर एक सीख रहे हो तो 3 चीजों को भी सीख रहे हो आप लोग, इसलिए एक पंथ 3 काज। ये लिख दो ऑक्सीजन। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई है? फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। कुछ भी नहीं है, जिस तरीका से पेरोल की होगी बिल्कुल डिट्टो किसकी होगी? फ्यूरेन की होगी। वहां पर हेट्रो एटम नाइट्रोजन था, और यहां पर हेट्रो एटम आप लोगों का कौन है? ऑक्सीजन। देख लो यहां पर वही स्टेप वही होंगे, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल डिट्टो जैसे अभी आप लोगों को समझाया, ठीक है ना? कुछ नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी हो गई? फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। गौर से इसको भी देख लो आप लोग, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी भी कितनी बनी है? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। और गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि यहां पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। भाई ऑक्सीजन पर यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। दिमाग में डाल लो। अभी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आया था, दिमाग में डाल लो। अभी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया है, दिमाग में डाल लो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी हो गई? फ्यूरेन की। अब हम डिस्कशन किसकी करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी डिस्कशन करेंगे? थायोफिन की। तो कुछ नहीं करना है मुझे, ये सल्फ यहां से ऑक्सीजन हटाना है और इसकी जगह पे सल्फर लिखना है। चलो कर देता हूं, देख लो। यहां पर कुछ नहीं करना, मुझे थायोफिन लिखना है, और वहां से ऑक्सीजन को हटाकर किसको लिखूंगा मैं? ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर को लिखूंगा। थायोफिन की अनुनादी संरचना, थायोफिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थायोफिन की अनुनादी संरचना। देखो इसको, इधर देखिए, यहां से मैं किसको हटा रहा हूं? ऑक्सीजन को हटा रहा हूं, और उसकी जगह पे किसको लिख रहा हूं? सल्फर को। ध्यान में रखना, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं वो एक ही फैमिली के होते हैं। ऊपर ऑक्सीजन आता है, नीचे सल्फर आता है, ठीक है ना? एक ही ग्रुप के होते हैं, एक ही वर्ग के होते हैं। लो यहां पर मैंने किसको लिख दिया? सल्फर को, ठीक है ना? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी हो गई? थायोफिन की हो गई। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी हो गई? थायोफिन की। स्मार्ट वर्क करना सीखो, ठीक है ना? क्योंकि मेहनत तो गधा भी करते हैं, ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए जितना ज्यादा स्मार्ट वर्क सीखोगे, ठीक है ना? चाहता तो मैं इनको बारी बारी से सबको मिटार के फिर बनाता, ठीक है ना? लेकिन मिटाने की जरूरत ही क्या है? कम से कम आपकी चीज दिमाग में ये चीज जाए तो सही। कहाँ भाई, एक की सीख गए तो सबकी सीख गए, ठीक? अब देखो कुछ नहीं है कोई, ऑक्सीजन की जगह पे किसको लिख दिया? सल्फर को लिख दिया। ऑक्सीजन की जगह पे किसको लिख दिया? सल्फर को। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी बन गई? थायोफिन की। देखो ये आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी बन गई? थायोफिन की आ गई। अब सल्फर पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर गौर करने वाली एक बात है, ध्यान से समझना। अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्या जो थायोफिन होती है ना, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक नहीं कितनी होती है? 2 होती है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं मैं। पेरोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है? 1। फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है? 1। और जो थायोफिन होती है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है? 2। और इसका मैं आप लोगों के लिए रीजन देता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो सल्फर होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। और सल्फर किसके पास में आता है? डी ब्लॉक के एलिमेंटों के ज्यादा पास में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक की सीरीज होती है वो 21 से चालू होती है। अरे भाई 21 से तो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। तो एक बात बताओ, इस सल्फर के पास खाली डी कक्षक होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉनों को किस में पहुंचा सकता है? खाली डी कक्षकों में। और ये अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को खाली डी कक्षकों में पहुंचा सकता है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? 2। एक तो किसकी बनेगी? पी ऑर्बिटल की, और एक किसकी बनेगी? डी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल की तो मैंने आप लोगों के सामने शो कर दी।
भाई पी ऑर्बिटल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो है जिनमें पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है। तो पी ऑर्बिटल तो नाइट्रोजन के पास भी होती है, पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास भी होती है और पी ऑर्बिटल सल्फर के पास भी होती है। लेकिन ध्यान रखना जो डी ऑर्बिटल होती है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, खाली डी कच्चक होती है। वो नाइट्रोजन के पास में नहीं होती, ऑक्सीजन के पास में नहीं होती, वो किसके पास में होती है? सल्फर के पास में। क्योंकि आप लोग जानते हो कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, और सल्फर डी ब्लॉक के ज्यादा नजदीक होता है, ठीक है ना। जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 और 8 से जो 21 संख्या होती है 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। इसलिए जो नाइट्रोजन वाला मतलब प्रोल और फ्यूरेन, उनकी केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और उसका रीजन यही होता है कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। तभी तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। अर्थात जो अपनी वैलेंसी को शो करते हैं वो पी ऑर्बिटल से शो करते हैं, लेकिन जो सल्फर होता है उसकी वैलेंसी 2 भी होता है। जैसे SCl2 भी होता है, SF4 भी होता है और SF6 भी होता है। इसका मतलब समझे आप लोग कि सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है। जबकि इस काम को नाइट्रोजन और आप लोगों को ऑक्सीजन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। जबकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। अपने इलेक्ट्रॉनों को वैकेंट डी ऑर्बिटल में अगर वो पहुंचा दे, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉनों को वैकेंट डी ऑर्बिटल में पहुंचा दे तो वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ गए? वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा है कि सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है। जबकि उसी फैमिली से बिलोंग करने वाला ऑक्सीजन सिर्फ ओनली 2 बॉन्ड ही बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। और इसका रीजन यही होता है, कोई पूछ ले कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, लेकिन सल्फर 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही क्यों बनाता है? तो आपका जवाब ही होगा कि ऑक्सीजन होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत दूर हो जाती है। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, जबकि डी ऑर्बिटल 21 से चालू होती है। जबकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, खाली डी कच्चक होती है, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, और जो डी की सीरीज होती है वो 21 से चालू होता है। तो बिल्कुल पास में हो गई, पास में हो गई। तो अपने इलेक्ट्रॉनों को वैकेंट डी ऑर्बिटल में पहुंचा कर अपनी वैलेंसी को सल्फर बढ़ा सकता है। इसलिए सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड भी बना सकता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने शो की है थायोफीन की, वो कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनमें कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है? आप लोगों की पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है, ठीक है ना। अब मैं इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होगी जिनमें सल्फर की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी? 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी, क्योंकि 21 से जो एलिमेंट चालू होते हैं वो 3D सीरीज के ही होते हैं। इसका मतलब सल्फर के बाद वैकेंट 3D ऑर्बिटल होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो ऐसे लिख दूं, थायोफीन की प्रथम अनुनादी संरचना, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है? पी ऑर्बिटल, प्रथम अनुनादी संरचना, ठीक है ना। थायोफीन की प्रथम अनुनादी संरचना, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? ये थायोफीन की फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिनमें कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है? पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है। अब मैं अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करूंगा जिसमें सल्फर की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी? डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी। और डी में भी कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी? 3D, क्योंकि आप लोगों को पता है जो एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 होता है वो किसके पास होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी की कौन सी सीरीज? 3D, क्योंकि हम जानते हैं वो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। वो 21 से लेकर कहां तक जाते हैं? 30 तक जाते हैं। आगे बात समझ में? तो अब आप थायोफीन की दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए जिसके अंदर आप लोगों की कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी? डी ऑर्बिटल। और डी में भी कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगी? 3D ऑर्बिटल। चलो देखिए, ठीक, देखते चलो आप सारी चीजों को। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरी बनेगी भाई। अभी हम लोगों ने क्या घुमाया है? नेगेटिव चार्ज, और अब कौन सा चार्ज घूमेगा? पॉजिटिव। कैसे घूमेगा देखते चलिए भाइयों, ठीक है ना। तो लिख देते हैं थायोफीन की द्वितीय अनुनादी संरचना। थायोफीन की द्वितीय अनुनादी संरचना मतलब थायोफीन की सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है? डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है। किस तरीका से आप लोगों का पॉजिटिव घूमेगा देखते चलो भैया। अभी पूरा आप लोगों के सामने स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ये रहा आपका थायोफीन, ये लो, ये स्ट्रक्चर बना दी। अब इसके अंदर क्या होगा?
कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर। तो एक बात बताओ, अगर ये बॉन्ड अगर यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपको पता, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यार कॉमन सी बात है, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए तो इसके पास कमी हो गई, और कमी को आप केमिस्ट्री में किससे शो करते हो, प्लस से शो करते हो। ध्यान रखना, कमी को प्लस से शो करते हैं, यहां पर प्लस आ जाएगा। और इस सल्फर के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ चुके हैं, सल्फर के पास में आ चुके हैं। कौन सी ऑर्बिटल में, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। सल्फर की यहां पर कौन सी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे, मतलब सल्फर की वैकेंट डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और सल्फर इस कंडीशन में अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकता है, इसलिए उसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, देखते चलो। ये लो, ये लिख दिया मैंने सल्फर, सल्फर पर कौन सा नेगेटिव चार्ज, ये उससे मैंने कुछ नहीं किया। यहां पर मैंने ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर दिए, यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक बात तो, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये, ठीक है ना। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर। तो यहां पर ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉमन सी बात, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, तो अब ये पॉजिटिव कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर। अब ये पॉजिटिव आप लोगों को कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर। देखते चलो, ये लोग यहां पर लिख दिया सल्फर, उस पर नेगेटिव आ गया, क्योंकि आपको पता सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन का दिखता होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, वैकेंट डी ऑर्बिटल में, तो कॉमन सी बात है नेगेटिव चार्ज तो आएगा। ये वाले यहां पर शिफ्ट होगा, ये लो भैया, ठीक है ना। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में पहले से, इससे कुछ नहीं किया है। और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए आप लोग, अब देखते चलिए आप लोग, देखो सुनो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, आप लोगों को यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां पर आपको पता बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव आपका कहां पर आ गया, यहां पर। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के अंदर घूमेगा आपका। तो देखते चलो भैया, ये लो, ये लो, ठीक। अब देखो, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, सल्फर को, ठीक है। ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिए, यहां पर पॉजिटिव है, ये सल्फर का नेगेटिव चार्ज है ही है, ठीक है ना। और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट होगा, ये लो भैया, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो समझते चल, अब तो स्टोरी क्लियर होती जा रही है। इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ऊपर वाला डबल बॉन्ड। तो देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो देखो यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो देख लो भैया, अब आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर। एक एक स्टेप को समझते चलना, रट्टा मत मार देना कोई सा। ये लो सल्फर, ये लो, यहां पर नेगेटिव, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेरे यहां पर, ये वाले यहां पर शिफ्ट हो गए, और अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया आप लोगों का, यहां पर। अब समझ गए होंगे स्टोरी। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। देखो ये चीज एक ऐसी होती है जो हम लोगों को ओवर स्मार्ट बनाती है, ठीक है ना। कि आप लोग कभी ओवर स्मार्ट के चक्कर में चीजों को गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्मार्ट बनने का यहाँ पर सबसे अच्छा रीजन कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, कि एक बात आप लोगों के समझ में आ गई कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब आप लोगों की ओनली सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बची हुई है। तो यार वो तो शकल ही बता रही है, उसकी शकल क्या बोल रही है कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएं तो आपको पता है ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होते ही इसका पॉजिटिव खत्म और इसका नेगेटिव खत्म, क्योंकि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन थे अब वापस से वो किसके पास चले गए, पी ऑर्बिटल के पास। और आपकी अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने उसमें कंप्लीट आप लोगों का कौन बन जाएगा, थायोफिन। कंप्लीट आप लोगों को कौन सा बन जाएगा, थायोफिन। अरे सही है ना। देखो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होते हैं, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, वो पहले से शिफ्ट है। और ये नेगेटिव था, आप लोगों का सल्फर का नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सल्फर के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो इस बॉन्ड की वजह से ही तो हो रहा था। यहां पर जो बॉन्ड आ रहा था, यहां पर बॉन्ड आ रहा था, उसी वजह से तो सल्फर पर नेगेटिव से हो रहा था। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने वो इलेक्ट्रॉन थे ना वो सल्फर पर नेगेटिव वाले, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर दिया आप लोगों ने, तो कॉमन सी बात उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म होगा और वापस से वो अपनी वैलेंसी में आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख लो अच्छी तरीका से। 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो आप लोग, इसको देख ली। थायोफिन की ये कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, थायोफिन की सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होती पी ऑर्बिटल, जिसमें उस पर कौन सा चार्ज घुमा था, नेगेटिव चार्ज। और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उस पर कौन सा चार्ज घुमा, पॉजिटिव। अर्थात तो कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन तीनों की हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ली। अब आप लोगों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीनों की बना ली, तो मैं तीनों के लिए रेजोनेटिंग एनर्जी का मान होता है, अनुनाद ऊर्जा का रेजोनेंस एनर्जी का मान होता है, वो लिख देता हूं। यहां पर जो अपना प्रोल होता है, यहां पर जो अपना प्रोल होता है, प्रोल की अनुनाद ऊर्जा मतलब रेजोनेंस एनर्जी वो होती है 100, प्रोल की होती है 87
87.8 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। उसके बाद प्रोल, फिर फ्यूरेन की अनुनाद ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी होती है 71.1 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। उसके बाद प्रोल होगा, फ्यूरेन होगा, थायोफिन की रेजोनेटिंग ऊर्जा का मान होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि उसकी एक नहीं दो बनी है। थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा इसकी होती है 117 किलो जूल मोल इनवर्स। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या गौर करने वाली बात यह है, ध्यान से समझना, पूरा फोकस मेरे ऊपर बनाकर रखना आप लोग। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि तीनों आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन, आप लोगों ने तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। तो कॉमन सी बात है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो एनर्जी रिलीज होगी, और हम जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी रिलीज को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद ऊर्जा, रेजोनेंस एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। अनुनाद ऊर्जा का रिलेशन स्थायित्व से क्या होगा, समानुपाती, मतलब रेजोनेंस एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक बात बताओ यार, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी, थायोफिन की, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक नहीं कितनी बनी है, दो। तो एक बात होता है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है थायोफिन की, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 117 किलो जूल मोल इनवर्स। ये किसके लिए होगी, थायोफिन के लिए। इसका मतलब समझा कि तीनों के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो कौन होगा, आप लोगों का थायोफिन। और आप लोग ये भी अच्छी तरीका से जानते हो कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब जो थायोफिन होता है उन दोनों के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है। तो कॉमन सी बात, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। और अगर इसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो थायोफिन नॉर्मल कंडीशन में किसी भी तरीका से कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज स्टेबल होती है वो आसानी से केमिकल रिएक्शन को शो नहीं करती। इसलिए विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि आप लोगों ने कोई हायर कंडीशन ले ली, जैसे टेम्परेचर ज्यादा दे दिया, कोई कैटलिस्ट ले लिया आप लोगों ने, तो कॉमन सी बात है फिर तो वो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में थायोफिन कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का रीजन यही होती है कि उसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। एक तो कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होती है, आपकी पी ऑर्बिटल, और एक कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होती है, आपकी डी ऑर्बिटल। इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती, इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है थायोफिन की। इसलिए जो थायोफिन होता है वो जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता, अर्थात विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा ले लिया है या कोई कैटलिस्ट ले लिया, तो फिर वो केमिकल रिएक्शन को शो कर देगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई थायोफिन की, ठीक है। थायोफिन को अलग कर देते हैं, अर्थात तीनों के कंपेयर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, थायोफिन होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्रोल की और फ्यूरेन की। तो गौर से देखो आप प्रोल और फ्यूरेन में, कि फ्यूरेन की जो रेजोनेटिंग एनर्जी है, ठीक है ना, अनुनाद ऊर्जा है, वो 71.1 है, और प्रोल की कितनी होती है, 87.8। मतलब फ्यूरेन की कम है और प्रोल की ज्यादा है, और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात बोली थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप लोगों के सामने शो की तो आप लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ रहा था, और जब हमने फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी तो वहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा था। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो कभी भी अपने पास पॉजिटिव को पसंद नहीं करता, वो हमेशा अपने पास कौन सा चार्ज चाहता है, नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कौन है, अनस्टेबल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, अर्थात जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो हमेशा कौन सा चार्ज पसंद करते हैं, अपने पास माइनस चार्ज। तो जब फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव। और जब नाइट्रोजन की रेजोनेटिंग प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ रहा था। अब नाइट्रोजन की कंपेयर में ऑक्सीजन की विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन एक पल के लिए अपने पास पॉजिटिव रख सकता है। वैसे तो कोई सा भी पसंद नहीं करता, ना पॉजिटिव को नाइट्रोजन पसंद करता, ना ऑक्सीजन पसंद करता। लेकिन अगर दोनों के अंदर कंपेरिजन हो तो एक पल के लिए नाइट्रोजन पॉजिटिव को रख सकता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। लेकिन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो यार, पूरी आवर्त सारणी का दूसरे नंबर का सबसे विद्युत ऋणी तत्व होता है। पहले नंबर पर तो जानते हो फ्लोरीन होता है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में अगर उस पर पॉजिटिव आ रहा है तो कॉमन सी बात है उसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर उसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान घट जाएगा तो कॉमन सी बात है अगर उसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान घट जाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कमी आएगी रेजोनेंस एनर्जी की। इसीलिए प्रोल की जो रेजोनेंस एनर्जी का मान होता है, रेजोनेटिंग एनर्जी का मान होता है या रेजोनेंस एनर्जी का मान होता है, वो फ्यूरियन के कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है। और उसका रीजन यही होता है कि फ्यूरियन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अनस्टेबल होने की वजह से उसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान क्या होता है, घट जाता है। जबकि प्रोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नाइट्रोजन एक पल के लिए अपने पास पॉजिटिव रख सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए उसका थोड़ा ज्यादा आ रहा है रेजोनेंस एनर्जी का मान। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है आप लोगों का, थायोफिन, उसके बाद प्रोल, और सबसे कम कौन होगा, फ्यूरेन। फ्यूरेन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इन दोनों की कंपेयर में कौन होगी, अनस्टेबल। और उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वहां पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो पॉजिटिव कभी पसंद नहीं करता। अगर उस पर पॉजिटिव आ रहा है तो कॉमन सी बात, इतना तो आप लोग समझते हो, बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो कि अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है तो वो अनस्टेबल ही होगा यार, हम सभी जानते हैं इस चीज को। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये आप लोगों की इनकी केमिस्ट्री थी, प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन की। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करेगा। तो इसका डिस्कशन तो मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी कर चुका हूं कि प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन कौन सी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, तो कॉमन सी बात है प्रतिस्थापन। लेकिन प्रतिस्थापन में भी कौन सी, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज घूमा है, माइनस चार्ज घूमा है। और माइनस के पास तो हमेशा अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल तो करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि अगर रिंग पर माइनस चार्ज घूमा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और रिंग पर भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो कॉमन सी बात है न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल अटैक कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और रिंग के पास कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल अटैक कर सकता है प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन पर। इसलिए इन तीनों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर कर लेना, किसी भी तरीका से मुझे तो नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले से पूरा खोल खोल के बता दिया। फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा नंबर आप सभी के पास में, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। बस किसी भी स्टूडेंट के पास डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एलर्जी किस होती है, डाउट से। डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी चीज कर रहे हो ना उसको इस तरीका से करो कि खोल खोल कर रख दो। कोई भी पूछे, इंटरव्यू में पूछे या कैसे भी पूछे, आप खोल खोल के चीजों को समझा दो, ठीक है ना। पढ़ने और पढ़ाने का मतलब वहीं पर होता है, ठीक है। बात आप लोग समझ में आ गए, ठीक है। तो आज की क्लास को अच्छी तरीका से क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।